भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा है और करीब 14,500 किलोमीटर के संभावित जो नौचालन वाले जलमार्ग हैं। ये सिर्फ पानी का विस्तार तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बेसिकली एक सोई हुई आर्थिक महाशक्ति की जीवन रेखाएं हैं। तो आज के इस डीप डाइव में, या कह लें कि इस गहन विश्लेषण में, हम इसी नीली जीवन रेखा की गहराइयों में उतरने वाले हैं जी। और आज की चर्चा के जो हमारे स्रोत हैं वो है इंडिया कोस्टल ब्लूप्रिंट और सागरमाला प्रोजेक्ट के आधिकारिक दस्तावेज। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे भारत के बंदरगाह यानी जो पोर्ट्स हैं वो अब सिर्फ जहाजों के रुकने की जगह नहीं रह गए हैं। वो काफी बदल गए हैं। हाँ, वो पोर्ट लेड डेवलपमेंट यानी बंदरगाह आधारित विकास के तहत एक नए आर्थिक इंजन में कैसे तब्दील हो रहे हैं। देखिए, इस विषय की गंभीरता को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले उस 95% वाले आंकड़े की थोड़ी गहराई में जाना जरूरी है। बिल्कुल। जो हम कहते हैं कि भारत का 95% व्यापार मात्रा या वॉल्यूम के हिसाब से और 65% व्यापार मूल्य यानी वैल्यू के हिसाब से समंदर पर निर्भर है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति ही ये तय करती है कि देश ग्लोबल मार्केट में कितनी मजबूती से खड़ा हो सकता है। सही बात है। अगर बंदरगाह धीमे हैं तो कारखानों का उत्पादन अपने आप धीमा हो जाएगा, और अगर बंदरगाह कुशल है तो निर्यात यानी एक्सपोर्ट तेजी से भागेगा। मतलब ये अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा चेक पॉइंट है। एकदम सही शब्द है, चेक पॉइंट। लेकिन नई नीतियों और समाधानों पर बात करने से पहले मैं सोच रही थी कि ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो ये विशाल भौगोलिक कैनवस मौजूद है उसकी जमीनी हकीकत क्या है। क्योंकि दस्तावेजों में 13 प्रमुख बंदरगाहों का जिक्र है, जिनमें 12 सरकारी हैं और 1 कॉरपोरेट है जी। 205 गैर प्रमुख बंदरगाह भी हैं जी। 205 माइनर पोर्ट्स। हाँ, तो यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। जब हमारे पास 200 से ज्यादा विकल्प मौजूद हैं, तो कुल कार्गो का 54% हिस्सा केवल इन 13 प्रमुख बंदरगाहों द्वारा ही क्यों संभाला जाता है? मतलब क्या ये कोई रणनीतिक फैसला था या बस ऐतिहासिक विकास का नतीजा है? ये मुख्य रूप से ऐतिहासिक विकास और थोड़ी रणनीतिक जरूरतों का मिलाजुला नतीजा है। अच्छा। हाँ, दशकों से क्या हुआ ना कि निवेश और बुनियादी ढांचे का जो विकास था वो बस कुछ चुनिंदा जगहों पर ही सिमट कर रह गया। अगर हम इन 13 बंदरगाहों के नेटवर्क को करीब से देखें तो हर एक बंदरगाह एक विशिष्ट आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए विकसित हुआ है। जैसे हर पोर्ट की अपनी एक अलग कहानी है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए पश्चिमी तट पर गुजरात का कांडला पोर्ट ले लीजिए, जिसे अब दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है। जी, ये एक व्यापार मुक्त क्षेत्र या फ्री ट्रेड जोन के रूप में उभरा। यही कारण है कि कार्गो की मात्रा के हिसाब से अगर देखें तो यह आज सबसे बड़ा है। और उसकी ठीक नीचे महाराष्ट्र का मुंबई बंदरगाह है। दस्तावेज बताते हैं कि यह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, जहां से देश के कुल निर्यात का करीब 20% यानी 5वां हिस्सा जाता है जी। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि मुंबई पोर्ट पर इतना ज्यादा दबाव आ गया था कि हमें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी JNPT को अलग से विकसित करना पड़ा। हाँ बिल्कुल। तो क्या JNPT ने असल में उस ट्रैफिक जैम को खोलने का काम किया? 100% किया। देखिए, JNPT को ना विशेष रूप से कंटेनर ट्रैफिक को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था। अच्छा, सिर्फ कंटेनर्स के लिए? हाँ, और आज ये कुल कंटेनर हैंडलिंग का 56% हिस्सा अकेले संभालता है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत पता क्या है? क्या? ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी WDFC से सीधे जुड़ा हुआ है। ओह, मतलब रेलवे की सीधी कनेक्टिविटी। बिल्कुल। इसका मतलब है कि एक विशाल जहाज से जैसे ही कंटेनर उतरते हैं वो सीधा मालगाड़ी पर रखे जाते हैं और बिना किसी शहर के ट्रैफिक में फंसे वो सीधे देश के अंदरूनी हिस्सों में पहुंच जाते हैं। वाह। और इसी पश्चिमी तट पर अगर हम थोड़ा और आगे जाएं तो मोरमुगांव है गोवा में, जो लौह अयस्क के निर्यात के लिए रणनीतिक रूप से ज्वारी नदी के मुहाने पर बना है। फिर न्यू मैंगलोर है कर्नाटका में, जो पश्चिमी तट का सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह है जी। और फिर केरल का कोचीन पोर्ट है, जो देश का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बना। ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल मतलब सुनने वालों के लिए बता दूं कि ये वो जगह होती है जहां बड़े मदरशिप अपना सामान छोटे जहाजों में ट्रांसफर करते हैं, है ना? एकदम सही। ताकि वो जो छोटे जहाज हैं वो कम गहराई वाले बंदरगाहों तक आराम से जा सकें। जी बिल्कुल, यही कॉन्सेप्ट है। तो ये तो हो गए पश्चिमी तट की रणनीतिक व्यवस्था, लेकिन दस्तावेजों में पूर्वी तट को यानी जो बंगाल की खाड़ी का नेटवर्क है उसे एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया गया है, सुपरलेटिव्स मैट्रिक्स। ऐसा लगता है जैसे वहाँ हर बंदरगाह की अपनी एक अनोखी और सबसे अलग इंजीनियरिंग खासियत है। जी, पूर्वी तट की ना गतिशीलता ही बिल्कुल अलग है। आप पश्चिम बंगाल के कोलकाता बंदरगाह को ही ले लीजिए, जिसे आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहते हैं। हाँ। ये देश का सबसे पुराना
और एकमात्र नदी आधारित बंदरगाह है। हुगली नदी पर नदी आधारित। हाँ, और नदी आधारित होने का मतलब ये है कि जहाजों को समुद्र के उन खतरनाक तूफानों का सामना नहीं करना पड़ता, वे सीधे देश के भीतरी हिस्से तक अंदर आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सुरक्षित है। बिल्कुल। फिर आजादी के बाद पूर्वी तट पर बनने वाला पहला जो बंदरगाह था वो उड़ीसा का पारादीप है। लेकिन इंजीनियरिंग और सामरिक सुरक्षा के लिहाज से देखें तो आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम बंदरगाह सबसे ज्यादा दिलचस्प है। वो कैसे? क्योंकि ये सबसे गहरा और सुरक्षित प्राकृतिक लैंडलॉक्ड बंदरगाह है। ये जो लैंडलॉक्ड शब्द है ना, सुनने वालों के लिए इसके सामरिक महत्व को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। एक बंदरगाह का चारों तरफ जमीन से घिरे होने का असल फायदा होता क्या है? देखिए, लैंडलॉक का सीधा सा अर्थ यह है कि ये बंदरगाह 3 तरफ से पहाड़ियों और जमीन से घिरा हुआ है। अच्छा। और समुद्र की ओर जाने का केवल एक संकरा सा रास्ता है। अब हम सब जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी अपने भयंकर चक्रवातों और समुद्री तूफानों के लिए कितनी जानी जाती है। हाँ, हर साल कोई ना कोई तूफान आता ही है। बिल्कुल। तो विशाखापट्टनम का ये जो प्राकृतिक डिजाइन है ना, वो जहाजों को उन तेज लहरों और तूफानों से पूरी तरह से बचा कर रखता है। ये एक तरह से प्रकृति द्वारा दिया गया एक अभेद्य सुरक्षा कवच है। क्या बात है। और इसी तट पर अगर हम और आगे बढ़े तो तमिलनाडु में कामराजा यानी एन्नोर पोर्ट है, जो भारत का पहला निगमीकृत या कॉर्पोरेट बंदरगाह है। मतलब सरकारी होने के बावजूद कॉर्पोरेट तरीके से काम करता है। ये एक बहुत बड़ा प्रयोग था जहां सरकार की 67% हिस्सेदारी तो है, लेकिन इसका पूरा कामकाज कॉर्पोरेट तरीके से होता है। इसके अलावा 1881 में बना सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई पोर्ट और मोती मछली पालन तथा श्रीलंका के व्यापार के लिए प्रसिद्ध तूतीकोरिन बंदरगाह भी इसी नेटवर्क का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे पास प्राकृतिक, कृत्रिम, नदी आधारित और कॉर्पोरेट बंदरगाहों का इतना विविधतापूर्ण और मजबूत बुनियादी ढांचा है। जी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास आता है। क्या? भूगोल इतना विशाल होने के बावजूद दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताते हैं कि एक लंबे समय तक हमारी जो तटीय व्यापार क्षमता थी वो जकड़ी हुई थी। बिल्कुल जकड़ी हुई थी। मतलब एक बॉटलनेक या संकरी रुकावट थी। तो समस्या आखिर थी कहाँ? मैं सोच रही हूँ कि क्या ये सिर्फ पैसे की कमी का मामला था या फिर हमारा पूरा सिस्टम ही गलत डिजाइन किया गया था? देखिए, इस रुकावट को समझने के लिए ना ब्लूप्रिंट में एक बहुत ही सटीक फनल या कह लें कि कीप का एक चित्र दिया गया है। कीप जैसे जिससे तेल या पानी डालते हैं? हाँ बिल्कुल वही। जरा एक कीप के बारे में सोचिए। इसका ऊपरी हिस्सा बहुत चौड़ा होता है। यानी समुद्र से तो हजारों जहाज एक साथ आ सकते हैं, लेकिन नीचे की जो नली होती है वो बहुत संकरी होती है, जिससे पानी बूंद बूंद कर गिरता है। बिल्कुल। पुराने कानून, अलग अलग विभागों के बीच तालमेल की कमी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे ने भारत की समुद्री व्यापार क्षमता को बस इसी संकरी नली में फंसा दिया था। तो ये महज पैसे की कमी का मामला नहीं था, ये दरअसल विजन का साइलो में काम करना था। साइलो में काम करने से आपका अर्थ है कि जो बंदरगाह प्राधिकरण थे वो अपना काम अलग कर रहे थे, रेलवे अपनी पटरियां अलग बिछा रहा था। हाँ। और सड़क परिवहन विभाग अपनी अलग योजनाएं बना रहा था। मतलब उनके बीच कोई बातचीत या एकीकरण ही नहीं था। एकदम सही पकड़ा है आपने, बिल्कुल यही हो रहा था। और दस्तावेज बताते हैं कि इसके 3 बहुत ही घातक परिणाम हुए। क्या क्या? पहला को क्षमता का भारी अभाव। अगर आप 2014-15 का डेटा देखें तो कुल कार्गो हैंडलिंग क्षमता केवल 1052.1 MMTPA थी, जो बढ़ते वैश्विक व्यापार के सामने ऊंट के मुंह में जीरा जैसी थी। हाँ, बहुत कम है ये तो। दूसरा था कनेक्टिविटी की कमी। मतलब जहाज बंदरगाह तक माल तो ले आते थे, लेकिन उस माल को मुख्य भूमि यानी देश के कारखानों तक पहुंचाने के लिए चौड़ी सड़कों या डेडिकेटेड रेलवे लाइनों का पूरी तरह अभाव था। मतलब माल पोर्ट पर आकर ही फंस गया। बिल्कुल। और इन दोनों ने मिलकर तीसरी और सबसे भयंकर समस्या को जन्म दिया, और वो थी उच्च लॉजिस्टिक्स लागत। लॉजिस्टिक्स लागत का बढ़ना, इसे अगर हम थोड़ा जमीन पर उतर कर देखें तो मान लीजिए एक कंटेनर विदेश से आता है जी, वो बंदरगाह पर उतरता है, लेकिन क्योंकि बाहर सड़कें संकरी हैं या ट्रेन उपलब्ध नहीं है तो वो कंटेनर हफ्तों तक वहीं पोर्ट पर पड़ा रहता है। बिल्कुल, महीनों पड़ा रहता था। तो इस देरी का जुर्माना, वहां रखने या भंडारण का खर्च, ये सब तो आखिरकार उस माल की कीमत में ही जुड़ेगा ना। जाहिर सी बात है। तो इस भारी अतिरिक्त बोझ के साथ कोई भी घरेलू उद्योग ग्लोबल मार्केट में चीन या यूरोप के कारखानों से भला कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता था? यही तो सबसे बड़ी पीड़ा थी। इसी लॉजिस्टिक्स लागत के कारण हमारे उद्योगों पर हर साल हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। बाप रे। देश की जो आर्थिक वृद्धि थी ना, वो इसी संकरी पाइपलाइन में घुटकर रह गई थी। तो इसी जकड़न को तोड़ने के लिए ये महसूस किया गया कि देखिए, सिर्फ नए बंदरगाह बना देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे सिस्टम की जड़ों में बदलाव की जरूरत है। और यहीं से 25 मार्च 2015 को सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत होती है। जी, सागरमाला।
दस्तावेजों के अनुसार ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें कुल 802 परियोजनाएं शामिल हैं, जिन पर करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश होना है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इनमें से 88,235 करोड़ रुपए की लागत वाली 172 परियोजनाएं तो पूरी भी हो चुकी हैं। जी। इसका लक्ष्य न्यूनतम बुनियादी ढांचा निवेश के साथ लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और वही पोर्ट लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। जी, पूछिए। क्या ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च करने की योजना है, या इसके पीछे काम करने के तरीके को या सिस्टम को बदलने की भी कोई नीति है? क्योंकि दस्तावेजों में मैंने एक शब्द पढ़ा था, लैंडलॉर्ड मॉडल। इसका बार बार जिक्र आता है। देखिए, सागरमाला की असली ताकत पैसे से कहीं ज्यादा उसकी नीतिगत सुधारों में ही है। अच्छा। ये जो लैंडलॉर्ड मॉडल है ना, जी। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। इसे अगर समझना हो तो एक शॉपिंग मॉल की उपमा से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। शॉपिंग मॉल? वो कैसे? पुराने सिस्टम में सरकार एक ऐसे व्यक्ति की तरह थी जो मॉल भी खुद ही बनाती थी, बाहर की सुरक्षा भी खुद देखती थी और मॉल के अंदर की हर एक दुकान में बैठकर सामान भी खुद ही बेचती थी। ओहो, मतलब सब कुछ एक ही आदमी कर रहा है। बिल्कुल। और जाहिर है, जब एक ही संस्था सब कुछ करेगी तो उससे अक्षमता और देरी तो बढ़ेगी ही। ये तो बहुत ही जटिल व्यवस्था लग रही है। तो इस नए लैंडलॉर्ड मॉडल में क्या बदला? लैंडलॉर्ड मॉडल में सरकार अब एक मकान मालिक या मॉल डेवलपर की भूमिका में आ गई है। मतलब सरकार बुनियादी ढांचा देती है, जैसे बंदरगाह की जमीन दे दी, पानी की गहराई जिसे ड्रेजिंग कहते हैं वो कर दी, मुख्य सड़कें और सुरक्षा दे दी। जी। लेकिन बंदरगाह के भीतर जो अलग अलग टर्मिनल है, जहां से असल में कार्गो जहाजों पर चढ़ाया और उतारा जाता है, उन ऑपरेशंस को निजी कंपनियों को सौंप दिया जाता है। अच्छा, तो प्राइवेट कंपनियां ऑपरेशंस देखती हैं। जी। तो निजी कंपनियां अपने आधुनिक क्रेन लाती हैं, वो तेजी से काम करती हैं और दक्षता बढ़ाती हैं। इससे क्या होता है कि सरकार का नियंत्रण भी बना रहता है और निजी क्षेत्र की तेजी भी आ जाती है। प्रमुख बंदरगाहों को निर्णय लेने में अब बहुत अधिक स्वायत्तता यानी आजादी मिल गई है। हाँ, तो इसके साथ ही 2016 में जो बर्थिंग और स्टीवर्डोरिंग नीतियां लाई गईं, वो भी इसीलिए थी ताकि उत्पादकता और सुरक्षा के नए मानक तय किए जा सकें। बिल्कुल। लेकिन देखिए, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अक्सर एक बहुत बड़ी खाई में गिर जाते हैं। जी। और वो खाई है कानूनी विवाद। बिल्कुल। पट्टे या किराए के विवाद तो हमारे यहाँ सालों साल अदालतों में चलते रहते हैं। तो इसका क्या समाधान निकाला गया? ये एक बहुत ही व्यावहारिक और गंभीर समस्या थी और इसे हल करने के लिए ही अगस्त 2019 में लंबे समय से जो लंबित पट्टे और किराए के विवाद थे ना, उनके लिए एक वन टाइम सेटलमेंट या एक बारगी निपटान योजना लाई गई। और इससे भी जो बड़ा कदम था वो था सारोड पोर्ट्स तंत्र की स्थापना। सरोद पोर्ट्स? जी। देखिए, साधारण अदालतों में बंदरगाहों के जो जटिल तकनीकी विवाद होते हैं उन्हें सुलझने में दशकों लग सकते हैं, लेकिन सरोद पोर्ट्स एक विशेष वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है। अच्छा, एक अलग ट्रिब्यूनल जैसा? हाँ, जो सिर्फ और सिर्फ समुद्री और बंदरगाह अनुबंधों के विवादों को तेजी से और विशेषज्ञों के माध्यम से सुलझाता है। इससे निवेशकों का विश्वास सिस्टम में बहुत बढ़ा है। चलिए, तो इस पूरे नीतिगत बदलाव को थोड़ा डिकोड करते हैं। नीतियां बदल गई, निजी क्षेत्र की दक्षता आ गई, कानूनी विवाद भी सुलझ गए। लेकिन 21वीं सदी में किसी भी नीति को महज कागज से निकालकर जमीन पर उतारने के लिए एक बहुत बड़े हथियार की जरूरत होती है। जी बिल्कुल। और वो है टेक्नोलॉजी। मतलब भौतिक बुनियादी ढांचे को डिजिटल क्रांति के साथ जोड़ा गया। सही कहा। श्रेयों के एक ट्रक ड्राइवर या किसी शिपिंग एजेंट की रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या असर पड़ता है? इसका असर ना बहुत गहरा और सीधा है। पुराने कागज आधारित सिस्टम में क्या होता था कि एक शिपिंग एजेंट को सीमा शुल्क विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पोर्ट अथॉरिटी और टर्मिनल ऑपरेटर, इन सब के बीच 20 से ज्यादा अलग अलग दस्तावेजों की हार्ड कॉपीज लेके भागना पड़ता था। बाप रे, 20 दस्तावेज? हाँ, और हर जगह जाकर मोहर लगवाने में दिनों का समय बर्बाद होता था। लेकिन अब ये जो PCS 1X और NLP मरीन है, ये एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करते हैं। इसका मतलब है कि एजेंट ने बस एक बार सिस्टम में अपना डेटा डाला और वो रियल टाइम में सभी संबंधित विभागों को सुरक्षित रूप से देखने लगता है। मतलब डेटा बार बार देने का झंझट खत्म? पूरी तरह खत्म। ई डिलीवरी और ई इनवॉइसिंग को अब अनिवार्य बना दिया गया है, जिससे जो काम पहले दिनों में होता था वो अब सच में मिनटों में हो रहा है। ये तो समय की बहुत ही बड़ी बचत है। और मैंने पढ़ा कि मुंबई, चेन्नई, दीनदयाल, पारादीप और कोलकाता जैसे बड़े बंदरगाहों में EBS यानी एंटरप्राइज बिजनेस सिस्टम भी लागू हो चुका है। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ कार्गो तक ही सीमित नहीं है। समुद्री नाविकों के लिए BSID लाया गया है।
ये क्या है और इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी? देखिए, BSID का अर्थ है चिप आधारित बायोमेट्रिक सुरक्षित पहचान पत्र। ओके। होता क्या है कि एक नाविक जब किसी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर उतरता है तो सुरक्षा कारणों से उसकी पहचान का जो सत्यापन है वो बहुत सख्त होता है। सिक्योरिटी चेक। जी, पुराने कागजी पहचान पत्रों की जब मैनुअल जांच होती थी ना, तो नाविकों को घंटों इंतजार करना पड़ता था और उसमें जालसाजी या फ्रॉड का भी बहुत डर रहता था। हाँ, कागज तो कोई भी नकली बना सकता है। बिल्कुल। लेकिन अब इस बायोमेट्रिक चिप से उनकी पहचान तुरंत और एकदम सुरक्षित तरीके से हो जाती है। ये नाविकों के जीवन को आसान तो बनाता ही है, साथ ही ग्लोबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को भी पूरा करता है। डिजिटल मोर्चे पर यह तेजी वाकई अद्भुत है। लेकिन अगर मैं थोड़ा भविष्य के बारे में सोचूं, मान लीजिए भविष्य में माल की मात्रा दोगुनी या तिगुनी हो गई, जी, तो क्या सिर्फ यह डिजिटल तेजी काफी होगी? नहीं, सिर्फ डिजिटल से काम नहीं चलेगा। शायद इसीलिए जमीन पर एक नए और बहुत ही विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तैयारी हो रही है। बिल्कुल। दस्तावेजों में महाराष्ट्र के डहाणू में बन रहे वधावन मेगापोर्ट का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिसकी लागत करीब 65,544 करोड़ रुपए है। जी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो जब हमारे पास पहले से ही JNPT और मुंबई जैसे बड़े बंदरगाह उसी इलाके में मौजूद हैं, तो इतने भारी निवेश से एक नया मेगापोर्ट बनाने के पीछे असल तर्क क्या है? इसके पीछे का तर्क ना भविष्य की मांग और जहाजों के बदलते आकार में छिपा है। जहाजों का आकार? हाँ, दुनिया भर में अब मेगा मैक्स जहाज बन रहे हैं। ये इतने विशाल होते हैं कि इन्हें रुकने के लिए बहुत गहरे पानी की यानी ड्राफ्ट की जरूरत होती है। अच्छा। और हमारे कई पुराने बंदरगाहों में उतनी प्राकृतिक गहराई है ही नहीं। लेकिन वधावन पोर्ट की बात करें तो वहाँ वो प्राकृतिक गहराई पहले से मौजूद है। ओह, तो वहाँ ड्रेजिंग का खर्च बच जाएगा। बिल्कुल, और इसे भी पूरी तरह लैंडलॉर्ड मॉडल पर ही विकसित किया जा रहा है, जिसमें JNPT की 50% हिस्सेदारी है। तो ये भविष्य के विशाल समुद्री ट्रैफिक को संभालने के लिए न भारत का एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है। और जहाज से उतरा हुआ माल देश के अंदर कैसे जाएगा, इसकी समस्या को सुलझाने के लिए मल्टी मॉडल टर्मिनल या जिसे MMT कहते हैं उसका निर्माण हो रहा है। जी, तो ये उसी साइलो वाली समस्या का सीधा जवाब है जिस पर हमने शुरुआत में चर्चा की थी। एग्जैक्टली। एकदम सही पकड़ा। MMT का पूरा विचार ही इंटीग्रेशन या एकीकरण पर आधारित है। अगर आप देखें तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी NW1 पर वाराणसी और साहेबगंज में ऐसे टर्मिनल बन भी चुके हैं। अच्छा। और हल्दिया में तो इसका निर्माण बिल्कुल अंतिम चरण में है। यहाँ सिस्टम कुछ इस तरह काम करता है, समंदर से बड़ा जहाज आया, उसने माल को छोटी नावों या बार्ज में डाल दिया। जी। वो बार्ज नदी के रास्ते यानी जो अंतर्देशीय जलमार्ग हैं उनके जरिए देश के अंदर तक गए और MMT पर पहुंचकर वो माल सीधे मालगाड़ी या ट्रकों पर लोड हो गया। मतलब कोई रुकावट नहीं? बिल्कुल नहीं। ये जलमार्ग सड़क और रेल का एक एकदम निर्बाध यानी सीमलेस नेटवर्क है। ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे सिस्टम की, पूरे तंत्र की ओवरहॉलिंग हो रही है। जी, पूरी तरह से। नीतियां बदल रही हैं, डिजिटल सिस्टम आ गए हैं, वधावन जैसा नया मेगा पोर्ट बन रहा है और MMT जैसी कनेक्टिविटी भी जुड़ रही है। लेकिन अब बात आती है कि इन सब का आखिरकार अंतिम परिणाम क्या निकला? जी, मतलब रिपोर्ट कार्ड का समय आ गया है। तो दस्तावेज इन सब भारी भरकम प्रयासों के बाद क्या आंकड़े पेश करते हैं? अगर आप रिपोर्ट कार्ड के आंकड़े देखें ना तो वो सच में हैरान करने वाले हैं। याद कीजिए, हमने बात की थी कि 2014-15 में कुल क्षमता कितनी थी? केवल 1052.1 MMTPA। जी। और आज ये क्षमता बढ़कर 1500 MMTPA हो चुकी है। अरे वाह, 50% का उछाल। बिल्कुल। और 2025 का जो लक्ष्य है ना, वो 3300 MMTPA से भी अधिक रखा गया है। लेकिन यहाँ मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो दस्तावेजों में दी गई एक एफिशिएंसी इनसाइट है। अच्छा। हाँ, ये बताती है कि केवल नए निर्माण से ही क्षमता नहीं बढ़ी है। 12 प्रमुख बंदरगाहों में ना 116 पहलुओं की पहचान की गई थी। जी, जिनमें से 93 को लागू करके 80 MMTPA से अधिक की अतिरिक्त क्षमता को अनलॉक किया गया है। मतलब ये तो बिना नया बंदरगाह बनाए हवा से क्षमता निकालने जैसा है। बिल्कुल। तो ये आखिर ये प्रैक्टिकली कैसे संभव हुआ? देखिए, यही तो दक्षता या कह ले कि एफिशिएंसी का असली विज्ञान है। मान लीजिए कि एक बंदरगाह पर जहाज को खाली होने में पहले 3 दिन लगते थे। ठीक है। अब प्रक्रियाओं को डिजिटल कर दिया गया, नई आधुनिक क्रीनें लगा दी गई और लैंडलोड मॉडल के जरिए अगर उस समय को 3 दिन से घटाकर 1 दिन कर दिया जाए तो समय बच गया। जी, और समय बचने का मतलब है कि वही बंदरगाह उसी जगह पर
3 गुना ज्यादा जहाजों को संभाल सकता है। ओ, अब समझी मैं। तो इस तरह सिर्फ सिस्टम की अनावश्यक रुकावटों को दूर करके ही 80 MMTPA की इतनी विशाल अतिरिक्त क्षमता पैदा कर ली गई। क्या बात है। और जाहिर है जब क्षमता बढ़ती है और रुकावटें कम होती है तो इसका सीधा असर ब्लू इकोनॉमी यानी हमारी जो समुद्री अर्थव्यवस्था है उस पर पड़ता है। 100% पड़ता है। क्योंकि दस्तावेजों के अनुसार लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आने से उद्योगों को हर साल 40,000 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है। हाँ, बहुत बड़ी रकम है ये। हाँ, और ये पैसा कोई हवा में तो जा नहीं रहा है, ये पैसा तो उद्योगों के पास ही वापस आ रहा है, जिससे वे अपने उत्पादों को सस्ता कर सकते हैं और विश्व बाजार में बहुत मजबूती से खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। और इस 40,000 करोड़ की बचत का ना एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। वो कैसे? देखिए, जब उद्योग बढ़ते हैं तो दस्तावेजों का यह अनुमान है कि इससे देश की कुल जीडीपी में 2% की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। 2%? ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और इससे भी बड़ा प्रभाव पड़ता है समाज पर, क्योंकि इन सारी पहलों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 1 करोड़ से अधिक रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। 1 करोड़ नौकरियां, ये आंकड़े तो वाकई एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। जी। वैसे ब्लूप्रिंट में भारत के प्रधानमंत्री का एक विजन भी उद्धृत किया गया है। हाँ। उनके शब्दों में कहा गया है, पूरे तटीय इलाके को नए भारत के विकास का अहम सेंटर बनाने के लिए हम एक बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं। जी। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये समझना बहुत दिलचस्प है कि एक सफल बंदरगाह का पैमाना अब सिर्फ यह नहीं रह गया है कि वहाँ कितने विशाल जहाज आ और जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। असली पैमाना तो यह है कि वो बंदरगाह तक से 1000 किलोमीटर दूर देश के भीतरी हिस्से में बैठे किसी कारखाने का कितना पैसा और कितना समय बचाता है। एकदम सही कहा आपने। और यही तो पोर्ट लेड डेवलपमेंट का मूल सिद्धांत है। बंदरगाह अब अर्थव्यवस्था के वो अलग थलग पड़े द्वीप नहीं रह गए, वे पूरे देश के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का एक तरह से धड़कता हुआ दिल बन गए हैं। दिल। हाँ, अगर ये दिल तेजी से और सही तरीके से धड़केगा तो अर्थव्यवस्था के आखिरी छोर तक जो रक्त है यानी जो हमारा व्यापार है वो बिल्कुल सही समय पर पहुंचेगा। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ये। जी। तो आज के इस गहन विश्लेषण से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारत के जो बंदरगाह हैं वो अब पुराने, धीमे और कागज आधारित सिस्टम की उस संकरी कीप से बाहर निकल चुके हैं। वे पूरी तरह डिजिटल, स्वायत्त और एक बहुत ही विशाल एकीकृत आर्थिक नेटवर्क में तब्दील हो रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरे विचार पर गौर करते हैं। जी। अगर सोचा जाए तो आज की इस दुनिया में जहां ग्लोबल सप्लाई चेन बेहद नाजुक है, जहां किसी नहर के बस कुछ दिन बंद होने से या किसी एक महामारी के आ जाने से अरबों डॉलर का नुकसान हो जाता है, हमने देखा ये सब। हाँ, तो वहां क्या किसी देश की महाशक्ति होने की असली पहचान सिर्फ उसकी सेना की ताकत या विदेशी मुद्रा भंडार से ही होती है? सोचने वाली बात है। या फिर इस बात में भी है कि उसके बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क किसी भी वैश्विक संकट के दौरान कितने लचीले हैं और कितनी तेजी से माल की आवाजाही को संभाल सकते हैं। जी। तो अगली बार जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुपर पावर शब्द की चर्चा होना तो देश के नक्शे की उस 7,500 किलोमीटर लंबी नीली रेखा और उसके पीछे चल रहे इस विशाल तंत्र के बारे में जरूर सोचिएगा। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए, चीजों के पीछे छिपे क्यों और कैसे को समझते रहिए और नई चीजें खोजते रहिए।